सर मैं एक फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरे हित में कुछ काम हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, सरकार हमारे युवाओं के लिए क्या कर रही है, मैं ऐसा देखूँगी। मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं हूँ, जब बीजेपी कांग्रेस नहीं। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मुझे पता है मेरे राइट्स क्या है, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कि इस बार जो हमारे कैंडिडेट हैं डॉक्टर हेमांग भाई जोशी, वो हम सब के बीच में से एक हैं। इसलिए हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इस बार। 7 मई को तीसरे चरण में गुजरात की तमाम 25 लोकसभा सीट को लेकर मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आज तक की टीम फिलहाल पहुंच चुकी है वडोदरा लोकसभा। मेरे पीछे के दृश्य आप देख सकते हैं, ये है एमएस यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी, जहां से खास करके अगर गुजरात की बात की जाए तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं यहाँ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद राजनीति में भी प्रवेश करते हैं। और ख़ास करके गुजरात की अलग अलग जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से एमएस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके कई युवा जो हैं विदेश तक पहुँचे हैं और देश की राजनीति में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ एमएस यूनिवर्सिटी के ही कुछ यंगस्टर्स जो कि फ़र्स्ट टाइम वोटर भी हैं वो भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे किस प्रकार से इस चुनाव को आप देख रहे हैं, क्योंकि गुजरात में लगातार तीसरी बार बीजेपी दावा कर रही है 26 में से 26 बैठक जीतने की। एक तो निर्विरोध हो चुकी है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे आप ध्यान में रख के मतदान करने के लिए पहुंचेंगे? सर मैं एक फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरे हित में कुछ काम हो। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गई, सरकार हमारे युवाओं के लिए क्या कर रही है, मैं ऐसा देखूँगी। मैं किसी सरकार की तरफ से नहीं हूँ, जब बीजेपी कांग्रेस नहीं। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मुझे पता है मेरे राइट्स क्या हैं, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं चाहूँगी कि मेरे हित में कुछ काम हो। इलेक्शन हो गया, जैसे किसी बिल्डिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका क्या डेवलपमेंट है, मैं उसमें ध्यान दूंगी। अच्छा, नौकरी के बारे में बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जो जाहिर किया गया है उसके अंदर कहीं महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं है। कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने भी कहा है हम आएंगे तो नौकरियां देंगे। खास करके गुजरात में उनका कहना ये है कि गुजरात में तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। किस तरह से देखती हैं उनका निवेदन और जिस प्रकार से बीजेपी ने बीते 10 सालों में शासन किया है? सर अपन देख सकते हैं बीजेपी का काम बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया की जो जीडीपी है वो 5th लेवल पे आ गई है, वर्ल्ड लेवल पे। बीजेपी अपने हिसाब से काम कर रही है, पर ऐसा नहीं होता है कि हर जगह हर बार तुमको जॉब दी जाए। उसमें तुम डिग्री ही नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटी भी देखी जाती। तुम्हारी कैपेबिलिटी अच्छी है तो तुम्हें जॉब मिलेगी, भले ही तुम्हारी डिग्री हो या ना हो। अन्य जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि लगातार 1998 से बड़ौदा लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट जरूर प्रचार करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो हमने 2019 में देखा है कि 5.90 लाख की लीड के साथ बीजेपी की तरफ से रंजन बेन का जीत हो चुकी है। इस बार किस प्रकार की परिस्थितियाँ देखते हैं आप लोकसभा क्षेत्र में बड़ौदा की? देखिए, इस बार हम ऐसा मांग रहे हैं कि हम यूथ के लिए सौभाग्य है कि इस बार जो हमारे कैंडिडेट हैं डॉक्टर हेमांग भाई जोशी, वो हम सब के बीच में से एक हैं। इसलिए हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इस बार। और कोई एक्स स्टूडेंट जो एमएस से पढ़ा है वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जब वो इस फेज से गए हैं, यहाँ से गए हैं, तो हमारी समस्याओं को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो हमारे हिसाब से हेमांग भाई जोशी बेस्ट रहेंगे और 5.90 की लीड हम शायद इस बार पार करेंगे। अच्छा, जसपाल सिंह पढ़ियार कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट हैं, क्या लगता है कौन से मुद्दों पे वो प्रचार कर रहे हैं और क्या उनके जो मुद्दे हैं वो लोगों के जहन में पहुंच पाएंगे? और जिस प्रकार से बीते सालों में लीड रही है कांग्रेस के सामने बीजेपी की, क्या वो घटाकर कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पे बीजेपी को हरा पाएंगे? देखिए, अवश्य बड़ौदा से जो कांग्रेस के चुनावी प्रत्याशी है वे भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्थानीय और धरातल पर पूर्ण तरीके से फाइट दे रहे हैं। कांग्रेस बड़ौदा में जो स्थानीय मुद्दे उन पर चुनाव लड़ रही है। विशेष तौर पर बड़ौदा में इतने सारे मुद्दे हैं कि इसमें से प्रमुख मुद्दा है पानी का मुद्दा, यानी कि पेयजल का मुद्दा। आज बड़ौदा के स्थानीय लोगों को रोजगार की बात तो दूर की बात है, एक पीने का शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण कौन है? पिछले पूर्व सांसद 10 वर्षों तक सांसद रहे, उनके पश्चात भी किसी भी प्रकार की यहाँ सुविधा लोगों को प्रदान नहीं हुई। तो न केवल बड़ौदा में किंतु पूरे गुजरात में आज गुजरात की जनता बीजेपी के प्रति अपनी निराशा व्यक्त कर रही है। तो यह प्रत्यक्ष तौर पर इंगित करता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव के परिणाम में कांग्रेस पार्टी गुजरात में 5 से भी अत्यधिक सीटें प्राप्त करेगी और बीजेपी का यह संदेश दिल्ली तक जाएगा कि गुजरात में बीजेपी के पतन की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे क्या
कौन से ऐसे मुद्दे रहते हैं जो कि जहन में रहते हैं जब आप मतदान करने जाते हैं? खास करके अगर बड़ौदा लोकसभा की बात की जाए तो रंजनबेन को तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दी थी। हालांकि कुछ विवाद हुआ, रंजनबेन ने सामने से आकर बोल दिया कि मुझे नहीं लड़ना है और हेमांग जोशी को टिकट दे दिया गया। क्या ये सब मुद्दे होते हैं फर्स्ट टाइम वोटर के जहन में कि कुछ गड़बड़ चल रही है? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स का हमेशा यही मुद्दा रहता है कि उनका बेटरमेंट, उनका डेवलपमेंट और उनके अच्छे से अच्छी चीज़ें सरकार के द्वारा उनको प्राप्त हो। अभी चीज़ ये है, जो रंजनबेन और हेमांग भाई की जो टिकट का जो बदलाव हुआ, तो एक अच्छी बात है कि रंजनबेन ने एक युवा को टिकट दी और हेमांग भाई एक युवा है, यूनिवर्सिटी के बीच में से आए हैं, तो वो जेपी ने क्या गलती की थी उनको तीसरी बार रिपीट करके? नहीं, वो पार्टी का मुद्दा है, वो पार्टी देखती है, और वो बीजेपी की गलती है या नहीं है वो पार्टी देखती है, और वो कोई गलती नहीं कह सकते। रंजनबेन ने खुद ऐसा जाहिर किया कि भाई मुझे नहीं लड़नी है, और एक हेमांग भाई को, एक युवा को बीजेपी ने टिकट दी, तो इस चीज़ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये युवाओं के लिए और वडोदरा की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में इतने एजुकेटेड और इतने पढ़े लिखे इंसान और युवाओं के बीच में से निकले हुए, उन हेमांग भाई की बात करें तो उन्होंने जब शिक्षण समिति में थे तो एजुकेशन पे बहुत सारा काम किया है। वडोदरा की जो सारी स्कूलें हैं उनको IIM अहमदाबाद में ले जाके ट्रेनिंगें दिलवाई है, तो एक वो एजुकेशन में वो बहुत आगे रहे। तो एक वडोदरा का सौभाग्य है कि उनको डॉक्टर हेमांग जोशी जैसे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार मिले। अन्य जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। आप किस मुद्दों को ध्यान में रखते हैं? क्योंकि जब युवाओं से बात करते हैं तो रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जब आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो तो आगे जाके फिर नौकरी कहाँ मिलेगी, इसी बात का सबसे बड़ा प्रेशर भी रहता है। आपको लगता है कि सारी जो मौके हैं वो उपलब्ध हैं आपके बड़ौदा क्षेत्र हो या गुजरात हो उसमें? जैसे कि मैं बात करूँ तो अगर कोई भी पार्टी हो तो मैं ऐसा तो सीधा दावा नहीं करूँगी कि सारी चीज़ें उपलब्ध है। थोड़ी बहुत कमी हर जगह रह ही जाती है। जैसे कि हम गुजरात की बात करें तो जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन को लेके हुआ है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बात करूँ वुमेन की तो जो इस क्षेत्र में है तो वुमेन्स को उतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना थोड़ा कम ही रहता है। तो भले किसी भी क्षेत्र में हो, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं एक फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ तो मेरा उम्मीद रहती है मेरी गवर्नमेंट से कि ना वो जितना मौका पुरुषों को देती है उतना वुमेन्स को भी दे, उतना उनको मौका मिले, वो भी उतनी आगे बढ़े और उनको भी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो जैसे कि अभी तक वुमेन्स आर काफ़ी हद तक अच्छा कर रही हैं, लेकिन और अच्छी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये मेरी एक मांग रहती है हर बार। अन्य जो युवा वोटर्स हैं उनसे भी बात करते हैं। आप कौन से मुद्दे को देख के मतदान करेंगे? क्योंकि जिस सीट से आपको मतदान करना है लगातार 1998 से बीजेपी का यहाँ कब्जा रहा है। कांग्रेस कौन से मुद्दे को लेकर यहाँ मैदान में है और आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, खास करके अगर राहुल गांधी की बात की जाए या आपके स्थानीय जो कैंडिडेट हैं उनकी बात की जाए, तो क्या वो आकर्षित युवाओं को करने में सफल हो पा रहे हैं? जहाँ तक मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है उसके चलते यहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो डेवलप हुई है और कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हमें बहुत कम देखने को मिला है। जैसे कि कहीं रोड सड़क की बात करें हम लोग तो कहीं ग्रामीण जगहों में सड़क का बहुत कम ये रहा है कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें आ रही है उससे। तो यहाँ मुझे लगता है कि उस तरफ कम ध्यान दिया गया है, सड़कों की तरफ। आपको लगता है डेवलपमेंट भी एक मुद्दा होता है? जैसे इन्होंने कहा कि सड़कों का जो विकास है, खास करके वैसे तो युवा होते हैं तो रोज़गारी की बातें होती हैं, अगर परिवार में अगर हम देखते हैं तो महंगाई की एक चर्चा होती है। क्या ये सारे भी मुद्दे होते हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से रोज़गारी और महंगाई को लेकर सीधे तौर से इस बार न मैनिफेस्टो में कोई बात कही जा रही है, ना कहीं कोई बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार इन्हीं मुद्दों पर अपना प्रचार कर रही है। जी, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर आई स्ट्रांगली बिलीव कि मेरी एक्सपेक्टेशन मेरे लीडर से यही रहेगी कि वो यूथ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, ठीक है, हमसे कनेक्टेड रहे, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है उन्हें पता होना चाहिए, और एज अ वुमेन के राइट्स के लिए काम करें। तो ये लग रहा है बीते 10 सालों में इस प्रकार से काम काज हुआ है जो आप चाह रही हैं? देखिए, कामकाज तो चलते रहता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा एंड हमें यही उम्मीद है कि एक पॉजिटिव चेंज आएगा ज़रूर। जो अन्य लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या मानना है? क्योंकि जब हम गुजरात में देखते हैं और ख़ास करके बड़ौदा की सीट पर अगर हम आके युवाओं से बात करते हैं तो MS यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में लंबे समय से इसलिए जानी जाती है कि यहाँ पे जो युवा होते हैं वो आगे जाके नेता बनते हैं।
इस यूनिवर्सिटी का तो इतिहास भी बहुत गजब का रहा है, लेकिन हम जब गुजरात की बात करते हैं तो अब पिछले कुछ समय से इस प्रकार के जो निर्णय भी ले लिए गए हैं कि अब चुनाव जो हैं वो छात्रों के बीच में नहीं होंगे। लगता है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के फैसले और जिस प्रकार से आगे निर्णय लिए जा रहे हैं वो युवाओं के हित में हैं। देखिए, आप छात्र संघ के चुनाव की बात करते हैं, ये निर्णय जब लिया गया कि छात्र संघ का चुनाव अभी यूनिवर्सिटी में गुजरात में कहीं पर भी नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इसका जो गैरलाभ होने वाला वो छात्रों को होने वाला है। इसी एमएस यूनिवर्सिटी में से इसी एमएस यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पहले वाइस प्रेसिडेंट चिमन भाई पटेल बने और वो आगे जाके गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी यूनिवर्सिटी में से बहुत सारे छात्र नेता निकले और विभिन्न जगह पर वो आज विधायक है, सांसद है, कोई कॉरपोरेटर है। यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी इसी छात्र राजनीति से निकले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कॉमन एक्ट के नाम पर छात्र संघ का चुनाव जो बंद करवा दिया है, वो सीधा संकेत ये देता है कि बीजेपी ये नहीं चाहती छात्रों के बीच में से एक बागी नेतृत्व खड़ा हो और सत्ता के खिलाफ वो आवाज़ उठाए। दूसरी जगह पर ये सारी परिस्थितियाँ आज भी चल रही। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज रविंद्र सिंह भाटी एक युवा निकला है, उसमें एक बागी नेतृत्व कहाँ से आया? छात्र संघ के चुनाव के माध्यम से आया। तो गुजरात में बीजेपी को ये डर है कि अगर कोई युवा छात्र संघ के चुनाव में से निकलकर उसको चुनौती देता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ी मुश्किल भविष्य में होने वाली। इसीलिए छात्र संघ का चुनाव गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्ण तरीके से बंद करवा दिया और अपनी तानाशाही थोपी है। आप कितना सहमत हैं इनके निवेदन से? क्योंकि युवा जो होते हैं वो कई सारी चीज़ों को देख के मतदान करते हैं, लेकिन युवा का जो भविष्य है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड भी करता है। तो संपूर्ण रूप से जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल गलत है। जो कॉमन एक्ट जो लाया गया उनका एक मोटिव जो है वो है एजुकेशन। पहले जो हमारी एजुकेशन में जो हमारा गुजरात किस तरह से स्केल अप कर सकता है वो हमारा पहला मुद्दा था गुजरात गवर्नमेंट की, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और जैसा बताया गया कि जो हमारे कैंडिडेट है श्री हेमांग जोशी जी, वो अपने आप में युवा है, तो वो बताता है कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी प्रमोट कर रहा है अपने हिसाब से। अच्छा, आपको लगता है कि जिस प्रकार से लीड रही है बीते चुनावों में 2019 में तो रंजन बहन ने लीड 5.90 लाख की ली थी, कांग्रेस इस लीड को घटा पाएगी या कांग्रेस रंजन बहन के बाद अब जब हेमांग जोशी को टिकट बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है तो उन्हें पराजित करने में सफल हो पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पादरा से विधायक रहे हैं और पादरा यहाँ के बाजू की सीट छोटा उदयपुर में पड़ती है। और जो वडोदरा में है, वडोदरा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका वैसा कुछ होल्ड नहीं है और यहाँ पे कांग्रेस के वैसे कार्यकर्ता भी नहीं है। इस बार निश्चित 6 लाख के ऊपर मतों से, 6 लाख के ऊपर की लीड से हेमांग भाई जीतेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा जब रंजन बहन को टिकट दिया गया था नाराज़गी भी हुई और कांग्रेस की तरफ से इसका एडवांटेज भी लेने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी के अंदर भी एक आंतरिक गुटबाजी देखने को मिली। हम यहाँ पे भी देखते हैं कई बीजेपी के विधायक भी पूर्व विधायक हो चुके हैं जो कि बीजेपी से अपनी एक अलग ही पार्टी अपक्ष के तौर पे फॉर्म भी भरते हैं, फिर फॉर्म वापस ले लेते हैं। लेकिन जब विरोध यहाँ पे होता है, क्या ये सारे मुद्दे ऐसे होते हैं कि जो युवाओं को मतदान करते वक्त दिमाग में कहीं रहते हैं? आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि जिसको देखकर आप 7 मई के दिन वोटिंग करेंगे? सर, आपने जो बताया तो मैं उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि एक घर होता है तो घर में ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही दिशा में चले। कभी कभी होता है कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मन मुटाव हो, पर अल्टीमेटली वो घर के ही सदस्य रहते हैं। मैं भी इस चीज़ को यही देखना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार के लोग हैं, थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी होता रहता है। और अगर युवा के रूप में मैं बात करूँ तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी में खड़े हुए हैं, एमएस यूनिवर्सिटी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है और एमएस यूनिवर्सिटी बनी, इसके पीछे महाराजा सयाजीराव का बड़ा विज़न था। ये विज़न होने का कारण ये था कि महाराजा विदेश में यात्रा करते थे, वहाँ पे जो जो अच्छी चीज़ें होती थी वो भारत में लाते थे। अभी अगर हम बड़ौदा के कैंडिडेट की बात करें, श्री हेमांग जोशी, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कई कंट्री की विजिट करके रखी है, तो वो वहाँ पे जो अच्छी चीज़ें उन्होंने देखी है, हमें पूरा भरोसा है कि वो बड़ौदा में लाएंगे और इससे बड़ौदा का डेवलपमेंट होगा। और दूसरी बात, हम बात करें कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता, पर हमें ये देखना चाहिए कि क्या युवा के अंदर इतनी स्किल है, क्या युवा का इतना डेवलपमेंट है कि वो एक्चुअल में सारी जॉब कर पाए, आईटी वगैरह में है। तो इसके लिए भी हेमांग भाई का जो सबसे प्रमुख उपदेश है वो ये है कि वो युवा में स्किल डेवलपमेंट करेंगे ताकि युवा जॉब लेने के पहले लायक बने। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है अगर 400 पार बीजेपी आती है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बीजेपी आगे बढ़ेगी। सहमत हैं आप युवा के तौर पे आने वाले दिनों में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो?
वेल इसके ऊपर मैं कहना चाहती हूँ कि ये डिपेंड करता है किस तरीके की सिचुएशंस बनती हैं आगे जाके। जैसे कि मैं अपना व्यू दूँ तो मुझे लग रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डेवलपमेंट के ऊपर और युवा की सोच के ऊपर होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। तो बड़ौदा की बात करें तो जसपाल सिंह पढ़ियार और हेमांग जोशी के बीच सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ मैदान में हैं, लेकिन बड़ौदा सीट की बात करें तो साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के साथ बड़ौदा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस सीट से बाद में वो हट गए और रंजनबेन भट्ट यहाँ से पिछली 2 चुनाव यानी कि साल 2014 और 2019 में बीजेपी कैंडिडेट बनाई गई और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़ौदा की सीट पर यह रहेगी कि पिछली बार जब रंजनबेन ने 5.90 लाख की लीड हासिल की थी तो कांग्रेस की तरफ से जसपाल सिंह पढ़ियार इस लीड को कैसे घटाएंगे और कैसे हेमांग जोशी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्हें पराजित कर पाएंगे। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, वडोदरा।